इस वीडियो में हमने शुरुआत की है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद जो भारत की राजनीति थी उसमें पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान तक के जितने भी भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, भारत की राजनीति में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे, वो सारे हमने कवर किए हैं। भारत ने आज़ाद हुआ, अपना विकास कैसे किया, कैसे योजनाएं बनाई, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमारे विदेशों के साथ कैसे संबंध रहे और हमने उस काल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे चलाया, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो को कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना और आपको लगभग सारे क्वेश्चन 1945 के बाद से वर्तमान की राजनीति तक सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सन 1947 से और 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। दूसरा है, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने कही? द्वि राष्ट्र का मतलब होता है कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे उस समय भारत में एक मांग उठ रही थी कि भारत एक नहीं दो देश होने चाहिए, उसको बोलते थे द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। ये मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने उठाई थी। मुस्लिम लीग क्या थी? मुसलमानों के हितों के 1906 में बनी थी। क्या थी? मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था मुस्लिम लीग। इसने ही सबसे पहले द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की बात उठाई और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश की आवश्यकता है। तो पहला था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा है, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने कही? मुस्लिम लीग ने। अगला है, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार का मतलब भारत में दो धर्म के लोग, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान, इन दोनों वर्गों में, इन दोनों जातियों में धर्म के आधार पर मनमुटाव होना शुरू हो गया था। और 1940 के बाद से, सन 1940 के बाद से इस मनमुटाव ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया, हिंसा का रूप धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत को 1947 में जो है विभाजित होने के बाद ही यह खत्म हुआ, भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। अगला है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? गांधी को आप सब जानते हैं, वो भारत में अहिंसा के लिए सबसे प्रमुख माने जाते थे। महात्मा गांधी भारत में अहिंसा के पुजारी थे। इसी कारण उसको विश्व में जो है प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हुई। और सीमांत गांधी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये उस टाइम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर थे, मुस्लिम नेता थे। लेकिन ये भारत के महात्मा गांधी की तरह ये भी किस बात के पक्षधर थे कि अहिंसा होनी चाहिए। ये भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये पूरे देश को एक संस्कृति, एक राष्ट्र के रूप में मानते थे। लेकिन जो है भारत का विभाजन हो गया था। पर्सन ये है कि सीमांत गांधी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है पाकिस्तान में जो क्षेत्र था वहां पर ये थे। अगला है, विभाजन के समय कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था? जब भारत का विभाजन हुआ तो जो यहाँ पर मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना था, जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको भारत आना था। ये नहीं था कि सारी आबादी एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, लेकिन
कुछ क्षेत्र, जैसे भारत का जो बंगाल प्रांत था जिसको आप पश्चिम बंगाल हम बोलते हैं वहां पर, और पंजाब में सबसे ज्यादा ये जो है विस्थापन हुआ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना। और इसमें लगभग उस समय 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जो है जाना पड़ा था, और 10 लाख के आसपास, इसमें लगभग भारत में 10 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये उस समय का जो विभाजन का चित्र है कि किस प्रकार लोगों को रेलों में, बैलगाड़ियों में, पैदल चलकर और बड़ी कठिनाइयों में जो है ये सफर तय करने पड़े थे। और इस विभाजन में सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात हुई थी वो बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए काफी आहत भरा ये दुख था, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इस यात्रा में कठिनाई आई थी। तो भारत का जब विभाजन हुआ तो 80 लाख लोगों को उस समय तक की विश्व की सबसे बड़ा एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों का विस्थापन था, और 10 लाख के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। अब विभाजन के बाद भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान बचे थे? ये कहता है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए और सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। केवल कुछ सीमा के जो राज्य थे वहां इनका विस्थापन हुआ था, बाकी भारत में रहे थे। और आजादी के बाद भी भारत में 12%, उस समय की जनसंख्या लगभग हमारी कितनी थी? 36 करोड़। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, उसका 12% हिस्सा अब भी मुस्लिम था। वर्तमान में यह संख्या लगभग 15% से कुछ ज्यादा है, लेकिन आजादी के समय भी भारत में 12% मुसलमान बच गए थे। अगला है, भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? अब यह है कि देशी रियासतें क्या होती हैं? देशी रियासतें वो थी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो आधिपत्य किया हुआ था, उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, वो प्रांत कहलाए। और अन्य जो क्षेत्र है जो राजाओं महाराजाओं के अधीन थे, उनका जो विदेशी भाग था, जो विदेश के जो मामले थे उनके, वो अंग्रेजों के अधीन थे। और बाकी जो उनका खुद का प्रशासन था वो अपना खुद चलाते थे। तो भारत में छोटी छोटी देशी रियासतें थी, और उन रियासतों की संख्या 565 थी। अर्थात जब हमारा देश आजाद होने वाला था उस समय भी अंग्रेजी प्रांतों के अलावा 565 ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी जिनको जो है भारत में मिलाना था, तभी भारत एक देश बन सकता था। तो 565 छोटी छोटी रियासतें थी और इनको भारत में मिलाया। आज जो हम भारत का मैप देखते हैं ये पहले पूरा एक नहीं था, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग प्रशासक होते थे। इन सबको भारत में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है, उन्होंने जो है इनको भारत में मिलाया था। अगला है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? अब हैदराबाद का नाम क्यों आया? हैदराबाद भी एक रियासत था आजादी के समय। तो बाकी जो छोटी रियासतें थी वो ज्यादातर भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन कुछ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था और एक मणिपुर था, ये रियासतें ऐसी थी जिनको भारत में मिलाते समय कठिनाई आई थी। ठीक है, तो ये जो कठिनाई आई थी तो हैदराबाद को 1947 तक ज्यादातर बाकी रियासतें भारत में मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद था वो 1948 में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर था उसने उस समय मना कर दिया भारत में शामिल होने से, तो उसको जो है बाद में मिलाया गया। इसी प्रकार मणिपुर को भी 1948 में मिलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो विवाद है वो आज तक बना हुआ है, इसका जो है वर्णन हम जो है पूरी डिटेल में कर रहे हैं आगे। उसके बाद है
हैदराबाद का जो शासक था वो क्या था, मुसलमान था। क्वेश्चन ये था, हैदराबाद का शासक था मुसलमान था और उसको निजाम कहा जाता था। हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ, सितंबर 1948 में। सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया और उससे पहले बाकी जो छोटी छोटी रियासतें थी वो लगभग भारत में मिल गई थी, लेकिन जो हैदराबाद का शासक था उसने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो वहाँ की जनता थी उसने विरोध कर दिया शासक का, तो उसने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो भारत की जो सेना थी उसने उसमें हस्तक्षेप किया और हैदराबाद का विलय इस तरह भारत में हुआ। अगला है, मणिपुर के महाराजा कौन थे। मैंने बताया था कि मणिपुर को मिलाने में भी जो है कठिनाई आई थी। तो मणिपुर के महाराजा का नाम बोधचंद्र है, वो हिंदू थे और मणिपुर का विलय भी आजादी के बाद जून 1948 में भारत में हुआ था। तो मणिपुर का विलय भी बाद में हुआ था, हैदराबाद का भी बाद में हुआ था, जम्मू कश्मीर का भी बाद में हुआ था। अगला है, आजाद भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका मतलब ये है कि जब हम आजाद हो गए, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो पहला राज्य जो हमारे पास जितने राज्य बचे थे उनमें से पहला राज्य विभाजित होने वाला भारत के अंदर का कौन सा राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश। ये उस समय आंध्र प्रदेश और जिसको मद्रास जो है ये पूरा राज्य उस समय कहलाता था। तो सबसे पहले सन 1952 में यह मद्रास राज्य से अलग हुआ। मद्रास राज्य में उस समय ये जो दो राज्य हैं ये इकट्ठे थे, तो दोनों को मिला करके जो है मद्रास था और कुछ क्षेत्र ये केरल के भी इसमें थे, कुछ कर्नाटक के थे। इसमें से अलग होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। सन 1952 में पहली बार ये अलग हुआ था। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब था कि जब हम आजाद हो गए, अंग्रेजों ने जो राज्य बनाए हुए थे वो अपने हिसाब से बनाए हुए थे, हमने राज्यों का गठन अपने हिसाब से करना था। अंग्रेजों ने जो भारत में राज्य बनाए थे वो प्रशासन के आधार पर बनाए हुए थे। भाई जो प्रशासनिक सुविधा उनको लगती थी, उनके बीच बीच में उनके देशी रियासतें भी थी, लेकिन हमने आज़ादी के बाद अपने हिसाब से राज्यों का गठन करना था। तो इसके लिए हमने सन 1953 में एक आयोग बनाया। उस आयोग का काम क्या था कि उसने ये देखना था कि भारत में अपने हिसाब से हमने राज्यों का गठन करना है, उसका प्रमुख आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर हम राज्यों को जो है दोबारा से गठित करें। उसने भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन की जो है सिफारिश की थी सॉरी। और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और जब इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया तो सन 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया था, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर उस समय भारत में हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। वर्तमान में कितने हो चुके हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि एक जो जम्मू कश्मीर है वो पहले एक राज्य था, वर्तमान में उसमें से 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। मुस्लिम लीग पहले ही आ चुकी है, यह हमने बताया था, मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन था और इसका गठन 1906 में हुआ था। इसका प्रमुख कार्य क्या था कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग करते हुए इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमान जो थे वो अल्पसंख्यक थे भारत में, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो अंग्रेजों का सहयोग करना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजी काल में मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। विभाजन के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, बताया था विभाजन के समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी।
तो जब हम आजाद हुए उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ थी। अगला है, भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पाक का मतलब पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके लिए इनकी सीमाओं का निर्धारण करना था। तो सीमाओं का निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था सर रेडक्लिफ। ये देखो, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है। जब हम आजाद हुए उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान है और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश बन गया है। ये सन 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो पाकिस्तान के जो सीमा का निर्धारण था सर रेडक्लिफ, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और इसने जो है दोनों के बीच सीमाओं का निर्धारण किया था। ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हो, और जो विभाजन का मैंने आपको बताया था, जो विभाजित हुई थी हमारी जनसंख्या, जिसको बहुत ज़्यादा त्रासदी भी झेलनी पड़ी थी, एक जगह से दूसरी जगह जानी पड़ी थी, वो सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र थे। जैसे हमारा उस समय पाकिस्तान से लगता हुआ पंजाब राज्य था। पंजाब राज्य, पाकिस्तान में भी पंजाब था और भारत में भी ये जो पंजाब का विभाजन हुआ तो कुछ जो है पाकिस्तान में चला गया और भारत में भी ये पंजाब रह गया। सबसे ज़्यादा जो आपस में लोगों का विस्थापित हुआ, समस्याएं हुई पंजाब राज्य में और ये बंगाल में, जिसको आज हम पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। यह पहले बंगाल राज्य होता था और इसका कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, कुछ हिस्सा भारत में रह गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या को जो है विस्थापित बंगाल में और पंजाब में होना पड़ा था। बाकी देश की जो जनसंख्या थी वो छिटपुट छोड़कर बाकी यहीं पर मुसलमान रह गए थे। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाले कौन थे? सर रेडक्लिफ। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली? भारत को आज़ादी मिली उस समय अंग्रेजों ने हमें जो आज़ादी दी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अर्थात ये अधिनियम को कौन पास करता था? हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे लिए जो भी कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटेन की सरकार इंग्लैंड में बनाती थी, इंग्लैंड की संसद से वो पास होते थे। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था ये अंग्रेजों ने इंग्लैंड में पास किया था और इसमें भारत को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी इस शर्त पर दी गई थी कि भारत का विभाजन होगा, अकेले एक देश नहीं होगा, बल्कि आपको स्वतंत्रता इस आधार पर देंगे कि आपका विभाजन होगा और 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश इसमें बनेंगे। इस अधिनियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारत को आज़ाद किया जाएगा, हिंदुस्तान को, लेकिन 2 देश होंगे उसके बाद, एक भारत और एक पाकिस्तान। और जो हमारी रियासतें थी जो हमने बताई थी 565, जो 565 जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनके लिए क्या प्रावधान था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया कि इस अधिनियम में रियासतों को बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी, जिससे ऐसा लगने लगा था कि शायद जो है भारत एक नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत इतनी सारी रियासतों को देश में मिलाना एक असंभव कार्य था। लेकिन हमारे जो पहले गृह मंत्री थे वो हमने बताया उन्होंने किस प्रकार से इनको भारत में मिलाया था। अब है वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। जब हम आज़ाद हुए उस समय केवल 14 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त थी। बाद में जो है ये धीरे धीरे बढ़ाते गए और वर्तमान में 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। अगला है, देश के विभाजन के समय कश्मीर के शासक क्या क्या नाम था? कश्मीर का मुद्दा मैंने बताया था कि कश्मीर का जो शासक था वह था राजा हरि सिंह। कश्मीर और वो एक हिंदू शासक था। दूसरी तरफ जो अपना तमिलनाडु राज्य था, आंध्र प्रदेश दक्षिण में, हैदराबाद जो था, जो रियासत थी,
उसका जो शासक था वो मुस्लिम था, उसको निज़ाम कहते थे। और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर अब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके 3 पार्ट हैं सामान्य रूप से भारत के मैप में जो आता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है अक्साई चीन बोलते हैं, ये चीन के कब्जे में है। ये पाक अधिकृत कश्मीर ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये जम्मू कश्मीर वास्तविक रूप से हमारे पास है। ये दोनों क्षेत्र, और ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके और चीन को दे रखा है। तो जम्मू कश्मीर का जो मैप है इसमें आपको 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक जो पाकिस्तान के अधीन है, दूसरा जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है, और तीसरा अक्साई चीन जो चीन के पास है। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उसने आज़ादी के समय बाकी रियासतों की तरह भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। तो भारत और पाकिस्तान किसी के भी साथ जाने से इसने मना कर दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान के कबायलियों ने उस पर आक्रमण किया तो हरि सिंह जो है वो भारत आए, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से शरण मांगी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको इस आधार पर उसकी रक्षा करने का वादा दिया कि वो भारत में शामिल हो जाए। तो उसने भारत में शामिल होने पर दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन तब तक जो है पाकिस्तान काफ़ी हिस्सा इसका कवर कर चुका था। और दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष शुरू हो गया, हमने कबायलियों से इसको छुड़ाने के लिए प्रयास शुरू किया, काफ़ी हिस्सा हम छुड़ा भी चुके थे। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, वो संस्था हमारे बीच में आ गई। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, और जो क्षेत्र या जो देश जहाँ पर था उसको वहीं पर रहने के लिए कहा गया। तो इतना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया था। अगला है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ। हरियाणा जो राज्य है वो पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब मैंने आपको बताया था, पंजाब बहुत बड़ा प्रांत था अंग्रेजी काल में, कुछ पाकिस्तान में चला गया, बाकी हमारे यहाँ पर रह गया। उसके बाद भी जो है पंजाब काफ़ी बड़ा था। पंजाब और हरियाणा का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा के आधार पर क्यों हुआ था? क्योंकि जो हरियाणा में जो लोग रहते थे वो हिंदी भाषा बोलने वाले थे, और पंजाब में पंजाबी भाषा वाले लोग थे। तो सन 1966 में 1 नवंबर 1966 में जो पंजाब राज्य से का विभाजन हो गया और हरियाणा एक अलग राज्य बना। उससे पहले जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब में एक पेप्सू नाम का ये राज्य कह सकते हो, या 8 जो है जिलों का एक संगठन था। इसमें पटियाला और उसके पूर्व के जो जिले थे वो शामिल थे। हरियाणा का जींद जिला भी इसमें शामिल था, लेकिन वो बाद में जो है इसमें शामिल कर दिया गया। और जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, और इनके बीच जो चंडीगढ़ जो क्षेत्र था, चंडीगढ़ जो शहर था, उसको दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। तो हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। अगला है भारत में वैश्यक मताधिकार की आयु कितनी है। वैश्यक मताधिकार का मतलब है कोई व्यक्ति जिसकी जो एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है उसको भारत में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, उसको बोलते हैं वैश्यक मताधिकार। तो भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है, अगर वो पागल और दिवालिया नहीं है तो वो वोट डालने का अधिकारी बन जाता है। आरंभ में जब हमारा संविधान बना तो ये 21 वर्ष थी, शुरू में 21 वर्ष की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। और भारत में जो वोट डाले जाते हैं उसके अलावा जो चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी जरूरी है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। तो ये मिनिमम जो है आयु होनी चाहिए कम से कम। कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है 30 वर्ष,
और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु निश्चित की जाती है। अगला है, किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? जन आंदोलन का मतलब यह है कि पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में अंग्रेजी काल में जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ सीधे तालमेल नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक संस्था की, लगा लो, या संगठन की जरूरत थी जो भारतीयों की आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचाए और अंग्रेजों की बातों को जो है भारतीयों तक पहुंचाए। उसके लिए 1885 में एक संगठन बनाया। आरंभ में यह संगठन जो है बड़े बड़े जो है ज़्यादा शिक्षित लोग इसमें शामिल थे, केवल उच्च वर्ग शामिल था। लेकिन महात्मा गांधी, भारत में महात्मा गांधी ने इसमें प्रवेश किया। उसके बाद से इसको एक जन आंदोलन का, एक जन पार्टी महात्मा गांधी ने बनाया था। महात्मा गांधी 1915 में जब अफ्रीका से वापस आए, उसके बाद से सबसे पहले वो 1917 में चंपारण में जो है सक्रिय हुए थे। 1918 में गुजरात के बारदोली खेड़ा सत्याग्रह में शामिल हुए और सबसे जो महत्वपूर्ण, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने आम जन तक कांग्रेस को पहुंचाया था, वो थी 1920 का असहयोग आंदोलन। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उस समय इसने कांग्रेस को एक जन आंदोलन के रूप में बदल दिया और जो है आम आदमी या पूरी जो है भारतीय जनता जो है इसके साथ हो गई थी। तो कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप महात्मा गांधी ने दिया। अगला है, जम्मू कश्मीर का जो राज्य था उसको किस धारा के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर को मिलाने में कठिनाई आई थी, लेकिन उसको जो है एक 370 अनुच्छेद में, भारत का जो संविधान था उसके अनुच्छेद 370 में उसको एक विशेष दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसका अपना अलग संविधान था, उसके नियम कायदे कानून थे। केंद्र सरकार का कोई भी कानून यदि वहाँ पर लागू होता था तो पहले उस राज्य की, जम्मू कश्मीर की अनुमति जरूरी थी। लेकिन वर्तमान में जो भारत में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अगस्त 2019 में इसको हटा दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडों में से एक था। अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। अब इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इसको जो है 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। अगला है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी भारत में मनाते हैं। भारत का संविधान बन के गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1920 का ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस आंदोलन में ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उसको मंजूरी कांग्रेस के जो दिसंबर के महीने में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन की मोहर कांग्रेस ने लगा दी थी और उसके बाद यह आंदोलन जो है देश में व्यापक आंदोलन का रूप ले गया।